हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग में एक टर्म आपको बताना चाहता था विच इज प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। एंड व्हाट आई मीन इज कि शेयर मार्केट और उसके पार्टिसिपेंट्स स्पेशली जो इस मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, दे लव कंपनीज वेयर दे कैन easily predict, not easily exactly, but able to comparatively easily predict their growth over the next 1 2 3 years। मतलब ऐसी कंपनी जिसका आप थोड़ा कंपैरेटिवली आसानी से और कंपेयर टू अदर मोर डिफिकल्ट कंपनीज आप ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंट तरीके से अगर उसकी ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगले 1 2 3 साल तक कि उसकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी रहेगी, कितने रेवेन्यूज बढ़ेंगे, उसका प्रॉफिट कितना आएगा। अगर इसकी विजिबिलिटी आपको थोड़ा आसानी से मिल सकती है तो शेयर मार्केट लव्स दीज काइंड ऑफ कंपनीज। और ऐसी कंपनीज जो हैं ज़्यादा आसानी से पैसा बनाती हैं और ज़्यादा पैसा बनाती हैं, क्योंकि जो कंपनीज ऐसी होती हैं जिसकी ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और कुछ आइडिया नहीं कि 2 3 साल बाद कितना रेवेन्यू आ सकता है। हो सकता है एक्चुअली में ग्रोथ हो जाए, बट उसको अगर आज एस्टिमेट कर पाना बहुत मुश्किल है या पता नहीं चल पा रहा है, तो उसका आज जो है वैल्यूएशन ज़्यादा हाई नहीं जाता है। और इसमें मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स दूंगा सेक्टर्स के और कंपनीज के, बट जिन सेक्टर या कंपनीज का मैं नाम लूँ दैट इज़ नॉट माई रिकमेंडेशन, इट इज़ जस्ट फॉर टेलिंग यू दिस कंसेप्ट एंड फॉर एजुकेटिंग यू कि आप कैसे शेयर मार्केट को पार्टिसिपेट करें। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ से मेरा मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज जो आज कुछ सेल्स कर रही हैं, कुछ रेवेन्यू कर रही हैं, बट अगर उनका मैनेजमेंट आके कुछ गाइडेंस दे रहा है कि वो कल को ज़्यादा सेल्स करने के लिए कैसे अपना जो ओवरऑल मार्केट एक्सपेंड करेंगी, क्या वो ऐसे सेक्टर में जो सेक्टर ऑलरेडी एक्सपेंड कर रहा हो, वो कुछ कैपेक्स है जो अनाउंस कर चुके हैं, वो कर रही हैं कैपेक्स ऑलरेडी, वो फुली अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चल रही हूँ, और जो भी वो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है उन्होंने पिछले कुछ महीनों में वो ऑलरेडी फुली यूटिलाइज हो गया हो, और आगे का कैपेक्स भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा हो कि वो कैसे कर रही हैं, ऑलरेडी पैसे फंड्स उन्होंने इकट्ठे करना शुरू कर दिया हो या फंड्स इकट्ठे कर लिए हों और उसको ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रही हैं, और 1 साल बाद कितनी कैपेसिटी हो जाएगी उसकी ऑलरेडी उन्होंने गाइडेंस दी और विजिबिलिटी दिख रही है, और मार्जिन भी उनका मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि आसानी से या तो मेंटेन हो सकते हैं या हो सकता है मार्जिन और एक्सपेंड हो सकते हैं। तो जो भी इस टाइप की कंपनीज होती हैं, शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन द शेयर मार्केट लाइक दीज कंपनीज मोर, और इन कंपनीज को जनरली वैल्यूएशंस भी हाई मिलती हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज जिनका हो सकता है रेवेन्यू ग्रोथ हो जाए बट पता नहीं कि होगी कि नहीं होगी एक्चुअली में, और हो सकता है 2 क्वार्टर बाद आके कंपनी बोल देगी हाँ मेरी रेवेन्यू ग्रोथ हो गई है, कुछ ऑर्डर मिल गया है। तो इसमें कुछ मैं सेक्टर के एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ। एक मान लीजिए कंपनी है जो कि कंज्यूमर मेबल फेसिंग कंपनी है, उसके हो सकता है रिटेल स्टोर्स हों और वो स्टोर्स को एक्सपेंड कर रही है, जिस सेक्टर में वो है हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर रिटेल हो या फिर कोई वैल्यू फैशन रिटेल हो या ज्वेलरी रिटेल हो, वो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से सेक्टर ग्रो कर रहा है, कंपनी काफ़ी कैपेक्स कर रही है, मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में और आगे भी बढ़ने का मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है। मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि हम अगले साल तक कितने स्टोर्स खोल लेंगे, उनका एबिटा पॉजिटिव कितना रहेगा, मार्जिन हो सकता है मैनेजमेंट गाइड कर रहा हो कि थोड़ा बढ़ने वाला है या करंट मार्जिन ही मेंटेन होने वाला है। कुछ उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि कितनी हो रही है, वो पास्ट में भी उतनी हुई है, और आप काफ़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 1 साल बाद मान लीजिए रेवेन्यू ग्रोथ 30% 40% जितनी भी हुई, 20 30% नए स्टोर्स खुले, 10 15% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुई, एबिटा मार्जिन भी मेंटेन होने वाले हैं, और ये जो एक्सपेंड करने के लिए पैसे हैं वो कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, ईज़ी से एक्सपेंड कर सकते हैं, उनको कोई नया डेट लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर नया इक्विटी को डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, दे ऑलरेडी हैव द फंड्स। एक ऐसी कंपनी है, और कंपेयर करिए इसके अगेंस्ट दूसरी कंपनी है जो ऐसा बोल रही है कि हमारे पास कुछ ऑर्डर बुक है जो आ सकता है या आ गया है, या फिर इतने नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगले साल में जिसमें हम बिड करेंगे और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिल गए तो हम एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए जो पहली कंपनी है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसको ग्रो करने के लिए वो थोड़े कम है, और जो भी वेरिएबल्स हैं वो कंपनी के अपने कंट्रोल में है। बट जो दूसरी कंपनी है जो ऑर्डर बुक पे डिपेंडेंट है, ये कंपनी हो सकती है कोई ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर, कोई हो सकता है नया पावर सेक्टर की कंपनी हो जो कुछ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली हो, गवर्नमेंट के लिए कुछ बिड करने वाली हो। तो इस कंपनी को ग्रो करने के लिए जो ऑर्डर बुक चाहिए, पहले कुछ टेंडर्स निकलेंगे, वो टेंडर्स में अप्लाई करेगी, फिर उसको अगर बिड मिल गई, L1 आ गई, वो देन टेक्निकल क्वालिफिकेशन होगा और वो एक्सपेंड हो गई तो उसको वो ऑर्डर बुक मिलेगी। फिर ऑर्डर बुक मिलने के बाद उसको कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होंगे, और फिर वो जब कंस्ट्रक्शन करेगी उसके बाद कुछ वेदर के प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, कुछ गवर्नमेंट या फिर जहाँ से उसको ऑर्डर मिला है उसको उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, जिस कंपनी ने उसको ऑर्डर दिया उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
तो मेरा मतलब कहने का ये था कि जो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर पावर कंपनीज ऑर्डर बुक डिपेंडेंट कंपनीज होती हैं उसमें जो ग्रोथ होती है दैट इज़ नॉट सो प्रिडिक्टेबल, या फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है प्रोडिक्शन की दैट इज़ लेस कंपेयर टू दिस काइंड ऑफ कंपनी जो कंज्यूमर फेसिंग रिटेल कंपनी है, जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पावर कंपनी है भले ही वो ऑर्डर बुक के बेस पे बोल दे कि मेरी ग्रोथ इतनी होने वाली है, फिर भी मार्केट उसको उतना आसानी से उतना रिवॉर्ड नहीं करता है, या उसका पी एक्सपेंशन उतना नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है वो आगे अगले साल आके ग्रोथ कर दे या हो सकता है ना भी करे, बट प्रोडिक्शन करना उसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ना सिर्फ कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, बट एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के फैक्टर्स हैं, जिस कंपनी का ऑर्डर आया है, क्योंकि ये बी टू बी बिजनेस है, जो जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया है उसकी क्या हेल्थ चल रही है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंडेंट है, क्योंकि कई बार हो सकता है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिड जो हैं किसी को, मान लीजिए पावर सेक्टर में कुछ उसको नया पावर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और गवर्नमेंट ने दिया, एक तो ये हो गया, बट दूसरा ये हो सकता है कि किसी केमिकल इंडस्ट्री को ऑर्डर दिया है, किसी एफएमसीजी इंडस्ट्री ने कुछ नया बनाने के लिए, या किसी एफएमसीजी या केमिकल इंडस्ट्री ने किसी ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया है एक नई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, या फिर एक नया प्लांट में कुछ नया बॉयलर लगाने के लिए, कुछ एक्सपेंशन करने के लिए, बट उसके बाद जिस ओरिजिनल कंपनी ने उसको ऑर्डर दिया उस ओरिजिनल कंपनी के फाइनेंशियल्स में कुछ इश्यूज आ गए, या उस सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या उस कंपनी की सेल्स डाउन हो गई जो ओरिजिनल कंपनी थी, तो जिसने उसको ऑर्डर दिया है वो भले ही उसने ऑर्डर बुक में ऑर्डर दिया हो, बट उसके बाद भी वो डिले हो सकता है, उसको एग्जीक्यूट कब करेगी वो हो सकता है कंपनी उसको रोक दे कि भाई अभी तो हमारा सेक्टर में सिचुएशन सही नहीं चल रही, हमारी सेल्स ग्रोथ सही नहीं हो पाई, तो ये जो हम नया बॉयलर लगाने वाले थे अभी इसको नहीं लगाएंगे इस क्वार्टर में, इसको अब हम 3 क्वार्टर बाद देखते हैं, 1 साल बाद देखते हैं। तो जो ओरिजिनल कंपनी थी जिसको ऑर्डर मिला था उसके रेवेन्यूज पे इफेक्ट आ सकता है। तो मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता था कि जहाँ पे प्रोडिक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट है वहाँ पे मार्केट आसानी से रिवॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि हमेशा शेयर मार्केट देखिए फ्यूचर का देखता है, जो पास्ट में ग्रोथ हो चुकी है वो तो हो चुकी है, बट फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर ही सारा का सारा शेयर मार्केट डिपेंडेंट है, और फ्यूचर ग्रोथ कितनी आसानी से आप आज एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को दिखेगा कि फ्यूचर ग्रोथ आसानी से प्रिडिक्ट हो सकती है, लिक्विडिटी वहीं पर आएगी, वहीं पर ज़्यादा लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे जैसे कॉन कॉल्स में कोई कंपनी बताती जाएगी कि जो हमने बोला था वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, और जो एग्जीक्यूट हो गया उसका अपडेट देगी और उससे ज़्यादा और फ्यूचर का बताएगी, वैसे ही जो है उसको पार्टिसिपेंट्स शेयर मार्केट के बढ़ते जाएंगे और उसको शेयर मार्केट और रिवॉर्ड करेगा। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया ऑर्डर बुक कंपनीज का, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स का, अगर इनको प्ले करना है, देखिए कुछ लोग इनको प्ले कर भी सकते हैं, अगर आप ऑर्डर बुक को अच्छे से समझते हैं, किस सेक्टर में वो कंपनी इन्वेस्ट करने वाली उसको आसानी से समझते हैं, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि इसको प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और ये सेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इतना आसान नहीं है इसमें इन्वेस्ट कर पाना। बट अगर आप इस सेक्टर को अच्छी तरीके से समझते हैं, अगर आप इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को समझ सकते हैं, अगर आप जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है उनको ऑर्डर्स कहाँ से आए हैं वहाँ तक जाके उनको समझ सकते हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। और अगर इन टाइप के सेक्टर्स में बहुत ग्रोथ है तो मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहती है कि इस टाइप के सेक्टर्स को मैं प्ले करूँ इनकी डेरिवेटिव कंपनी से, मतलब इन कॉन्ट्रैक्ट देने वाली कंपनीज के जो नेक्स्ट लेवल की कंपनीज है जो इनको कुछ ऐसा मटेरियल देती हैं या फिर ऐसी चीज़ें देती हैं जो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लगती है। फॉर एग्जांपल जो ट्रांसमिशन और पावर सेक्टर है इसमें वायर्स एंड केबल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहता है कि मैं वायर्स एंड केबल्स की कंपनीज को देखूं जो कि इनको सप्लाई देने वाली कॉन्ट्रैक्टर्स को, और साथ में ये कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज भी हैं, बी टू बी भी देती हैं, बी टू सी भी देती हैं, तो मेरा यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहता है कि मैं वायर्स एंड केबल्स कंपनीज को देखूँ, वहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ होने वाली है उनके साथ इस सेक्टर को प्ले करूँ। इस स्ट्रेटेजी को ये भी बोलते हैं पिक एंड शवल कंपनी। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले के टाइम पे जब अमेरिका में एक बार गोल्ड रश हुआ था, तो जो गोल्ड माइनिंग हो रही थी, तो एक कंपनी थी जो एक्चुअली गोल्ड की माइनिंग कर रही थी और गोल्ड निकाल रही थी, कुछ ऐसे लोग थे, और बाकी कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो वहाँ पर गोल्ड माइंस के पास आके अपने शॉवल्स बेच रहे थे, जो फावड़ा बोलते हैं खुदाई करने के लिए। तो जो गोल्ड माइनिंग कंपनीज थी उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिपेंड थी कि वो जो माइनिंग कर रही हैं उसके बाद वहाँ पे गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी लेस थी। अगर 10 कंपनीज 10 माइंस में खोदती थी, हो सकता है 10 में से 2 में ही गोल्ड मिले, 8 में गोल्ड ना मिले, बट सारी की सारी 10 माइंस को उन्हें खोद के देखना पड़ता था, तब जाके पता चलता था कि माइनिंग में गोल्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और खोदने के लिए सारी 10 माइंस में शॉवल्स की जरूरत थी। तो जो कंपनीज पिक एंड शॉवल्स मतलब शॉवल्स बेच रही थी वहाँ पे, उनके उनकी सेल्स बहुत हुई, हर माइन में उनको शॉवल्स बिके और उनकी काफ़ी रेवेन्यू ग्रोथ हुई। जबकि जो माइनिंग कंपनीज थी जो गोल्ड ढूंढ रही थी उनकी ग्रोथ उतनी नहीं हुई सबकी सबकी, क्योंकि माइनिंग
की प्रोबेबिलिटी कम थी, बट फावड़े तो हर माइन में चाहिए था, भले गोल्ड मिल पाए लास्ट में कि ना मिल पाए। तो सिमिलर स्ट्रेटेजी ये है कि जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज हैं उसकी जगह मैं प्रेफर करता हूँ कि जो उनको सप्लाई कर रही हैं चीज़ें, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ हों, फॉर एग्जांपल वायर्स, केबल्स, इस टाइप की कंपनीज के साथ मैं प्ले करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इन कंपनीज का B2C भी एक्सपोजर रहता है, तो ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी देती हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी है। आप चाहे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्डर बुक वाली कंपनीज को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, तो आप उनके ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक सेक्टर है रियल स्टेट सेक्टर। इसमें भी प्रिडिक्शन कर पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट आज लॉन्च होता है और लोग आके उसको बुक करते हैं कुछ 5%, 10%, 15% फ्लैट के पैसे देके, तो ये अपनी प्री बुकिंग में उसको दिखा देते हैं कि प्री सेल्स हुई है, बट जो एक्चुअल नंबर्स आपको दिखेंगे, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उसमें ये लोग इन सेल्स नंबर्स को ये रियल एस्टेट कंपनीज नहीं दिखा सकती अगर उन्होंने घर डिलीवर नहीं किए हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल ऐसा है कि आप अपनी सेल्स तभी दिखा सकते हैं जब आप वो सर्विस या वो प्रोडक्ट कस्टमर को दे दें, बट वो प्रोडक्ट और कस्टमर को आज से 4 साल बाद देंगे। तो होता क्या है कि वो प्री सेल्स आज दिखाते हैं, और आज जो सेल्स दिख रही हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स की हैं जो आज से 4, 5, 6 साल पहले लॉन्च हुए थे, और ग्रोथ आज हो सकता है बिल्कुल ना दिख रही हो उनके ऑर्डर बुक पे, या अगले 1-2 साल तक भी ना दिखे, बट उनके जो प्री बुक के ऑर्डर थे वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, और तो वो प्री बुक बताती हैं हर बार अपनी की कॉल्स में कि कितनी प्री बुक हो गई, बट उसको एग्जैक्टली ट्रैक कर पाना कि प्री बुकिंग ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, काफ़ी मुश्किल है। तो उनकी जो प्री बुक की ग्रोथ है, हो सकता है वो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की ग्रोथ दिखे उससे एकदम ही अलग हो, और वो एकदम ही सिंक में नहीं होती है, क्योंकि जो प्री बुक है और जो एक्चुअल डिलीवरी उसमें 4, 5, 6 साल तक का लैग हो सकता है। तो क्योंकि इस वजह से रियल स्टेट कंपनीज को भी प्रेडिक्ट कर पाना कि उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, अगले क्वार्टर के रिजल्ट कैसे होंगे, उससे अगले क्वार्टर के रिजल्ट कैसे होंगे, इतना आसान नहीं है। आपको पूरा का पूरा आइडिया रखना पड़ेगा कि आज से इतने साल पहले क्या बुकिंग हुई थी, आज कौन सी बुकिंग हुई, और कई बार बुकिंग्स कैंसिल भी हो जाती हैं, और इसमें जो प्रोजेक्ट्स डिले भी हो जाते हैं। कई बार जो प्रोजेक्ट 4 साल में बनना है 5 में बन सकता है, 6 में बन सकता है, और इन 4, 5, 6 साल में जब वो बना रहे होते हैं, उस दौरान अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, घट गई, उन्होंने किस रेट पे बुकिंग ली थी, क्या वो प्रॉफिट मार्जिन उनका उतना ही रहेगा जो उन्होंने 4 साल पहले सोचा था, क्योंकि एक बार घर अगर बुक हो गया, आपका बीबीए हो गया, तो बिल्डर रेट तो चेंज नहीं कर सकता, रेट उसी वक्त फिक्स हो जाते हैं जब आप घर बुक करते हैं, उसको एक पैसे दे देते हैं, बट आगे जाके मार्जिन बढ़ घट सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ जो आसान है वहाँ पे ज़्यादा पीई मिलता है, और इसमें जो मेरा फंडा रहता है वो ये रहता है कि कंज्यूमर और फाइनेंस सेक्टर भी ऐसा है जो कंज्यूमर फेसिंग ही है, तो ऐसे सेक्टर्स को अगर आप देखेंगे, इसमें मैं ज़्यादा अपना एलोकेशन रखता हूँ, क्योंकि इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है। कंज्यूमर में रिटेल हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं, और फाइनेंस का मतलब है कि हाउसिंग फाइनेंस, या फिर स्मॉल बैंक्स, या फिर कंज्यूमर फाइनेंस, जो भी फाइनेंस कंपनीज कंज्यूमर फेसिंग है, तो इन सेक्टर्स में ज़्यादा प्रेडिक्टिव रहती ग्रोथ हुई। इसमें एक और सेक्टर होता था पहले, आईटी का सेक्टर, जिसमें भी एक प्रेडिक्टिवली होती थी ग्रोथ की, बट ये एआई का पूरा प्ले आने के बाद से आईटी सेक्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया इसको भी प्रेडिक्ट कर पाना, बट कंज्यूमर और फाइनेंस ऐसा सेक्टर है इसमें आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और ये जो ऑर्डर बुक वाले सेक्टर्स हैं ये बहुत डिफिकल्ट है। तो यही आज का वीडियो तो बताने के लिए कि व्हाट इज प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, और क्यों मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ग्रोथ को ज़्यादा रिवॉर्ड करता है कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ कंपनीज। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को फॉलो करिए, इसके और भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस हैं उनको देखिए, रियल स्टेट के वीडियोस हैं। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, उस पर आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस क्वेरीज भेज सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल वी मीट अगेन।